आज का हम लोगों का टॉपिक है तुलनात्मक राजनीति। क्या है टॉपिक? तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति की संकल्पना और सिद्धांत। ये है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज। तो तुलनात्मक राजनीति जो है उसका सिलेबस सबसे पहले हम तुम लोगों को शेयर कर दें, देख लो स्क्रीन पे, उसके बाद स्क्रीन बंद करेंगे। तो तुलनात्मक राजनीति का जो सिलेबस है, ध्यान देने की जरूरत ये है कि सबसे पहले इसमें जो सबको स्क्रीन दिख रहा है सभी लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? जी सर। अब प्रिंस कुमार तुम अपना बंद कर लो, सब लोग अपना म्यूट कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट में है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, मतलब तुलनात्मक राजनीति होता क्या है इसके बारे में पढ़ना है। इसकी जो है क्षेत्र जो इसके हैं और इसकी प्रकृति कैसी है इसके बारे में पढ़ना है। फिर तुलनात्मक राजनीति के कौन कौन से दृष्टिकोण होते हैं, जिसमें व्यवहारवादी प्रमुख प्रमुख होता है और संरचनात्मक प्रकारात्मक दृष्टिकोण होता है, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। और तुलनात्मक राजनीति का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, मतलब उसको वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। उसमें है ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत वर्गीकरण होता है, मॉडर्न मतलब आधुनिक वर्गीकरण, लिबरल डेमोक्रेटिक मतलब उदारवादी लोकतांत्रिक, और ऑथोरिटेरियन मतलब कि पूरी तरीके से स्वतंत्रता या तानाशाही, मतलब तानाशाही तरीके से जो इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या होता है, संविधानवाद क्या होता है, दोनों पढ़ा जाएगा। और उसके बाद इसमें जो यूनिटरी मतलब एक का जो एकात्मक सरकारें होती हैं और संघीय व्यवस्था जो होता है उसका एक अध्ययन होगा। चौथा यूनिट में राजनीतिक विकास है, जिसको पॉलिटिकल डेवलपमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। उसके बाद राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीतिक समाजीकरण जिसको बोलते हैं, उसको पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक आधुनिकीकरण की स्थिति होती है। तो ये है। पांचवें यूनिट में है राजनीतिक दल तथा दबाव समूह, पॉलिटिकल पार्टी एंड प्रेशर ग्रुप। उसके बाद चुनाव के क्या व्यवस्थाएं होती हैं, किन किन आधार पर चुनाव होता है, और चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है, चुनाव के तरीके क्या होते हैं, इसको हम इलेक्शंस वाले यूनिट में, जो पांचवा यूनिट है दूसरा टॉपिक, उसमें पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि इसको हम शेयर करना बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। अब सब लोग सिलेबस देख लिए हैं तो हम लोग बंद कर रहे हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति होता क्या है। तो तुलनात्मक राजनीति क्या होता है? तुलनात्मक का मतलब तुलना करना, एक देश की दूसरे देश की जो भी व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी सामाजिक व्यवस्था है या उनकी राजनीतिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवहार है या राजनीतिक विचार है, वह किस प्रकार से दूसरे देश से तुलना उसकी की जा सकती है। इसकी शुरुआत अरस्तु ने बहुत पहले कर दी थी, जब अरस्तु ने 158 देशों के संविधान का अध्ययन किया था, अरस्तु ने अपने समय में। और उसी समय से माना जाता है कि अरस्तु सबसे पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने तुलनात्मक राजनीति का आरंभ किया, क्योंकि उसने 158 देश के संविधान को पढ़ करके उस पर एक निष्कर्ष निकाला कि संविधान की कौन सी ऐसी स्थिति है। तो उस समय संविधान जैसे आज है वैसा तो नहीं रहा होगा, लेकिन जैसा भी रहा होगा कानून के हिसाब से या राजनीति के हिसाब से, जिस देश में जिस भी प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था थी उसका अध्ययन उसने अरस्तु ने 158 देशों का किया था। तो तुलनात्मक राजनीति क्या करता है? तुलनात्मक राजनीति जो विश्व की राजनीतिक संस्थाएं होती हैं, जिसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशन, या राजनीतिक व्यवस्था होता है, जो सिस्टम होता है, या जो इंस्टीट्यूशन और संस्था दोनों का, संस्था का और व्यवस्था दोनों का जो व्यवस्थित अध्ययन होता है, व्यवस्थित मतलब सिस्टमेटिक अध्ययन होता है, उसी को हम तुलनात्मक राजनीति में शामिल करते हैं। इसमें व्यवस्थित इसलिए बनाया जाता है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में जो एक हर देश में अलग अलग जो एक स्थिति होती है, पैटर्न होता है, या जो उसमें नियम होते हैं, या नए जो ट्रेंड निकल के आते हैं हर देश में, उसका अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति में एक देश से दूसरे देश के स्थितियों की तुलना की जाती है, उसके संवैधानिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक विचार, उसकी स्थिति, उसके जो भू राजनीतिक क्षेत्र है उसके बारे में, उसकी मिलिट्री का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हम तुलना करें कि भारत और अमेरिका का मिलिट्री कितने नंबर पर है, तो इसको ध्यान रखते हुए जो है सभी लोग ध्यान रखें कि हल्ला ना करें, बिल्कुल किसी की आवाज आ रही है। ब्रजेश कुशवाहा।
तो तुलनात्मक राजनीति में हम संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। संस्था में एक मिलिट्री का भी संस्था हो सकता है, जैसे हमारे देश की सैन्य क्षमता पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है, वहीं अमेरिका नंबर 1 पर है, तो इसका भी तुलना किया जा सकता है। तो ये राजनीतिक संस्था का विषय हो सकता है। या हमारे देश में लोकतंत्र की प्रक्रिया है, या अफ्रीका के बहुत सारे देशों में यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक बिल्कुल न्यून है, मतलब बहुत कम है, तो उसका भी तुलनात्मक अध्ययन। नाइजीरिया से हम लोग तुलना करें तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। यदि हम लोग घाना से तुलना करें तो आर्थिक स्थिति में हम लोग बहुत मजबूत हैं। यदि हम लोग सैन्य क्षेत्र में अपनी तुलना करें तो हम लोग चौथे नंबर पे हैं विश्व में। तो इसी प्रकार से यदि हम किसी भी संस्था में, चाहे वो हमारे संविधान की तुलना हो सकती है, हम मेरे देश का संविधान या हमारे देश का संविधान कैसा है, हम लोगों का संविधान लिखित और बृहद संविधान है, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक है। वहीं अमेरिका का संविधान भी लिखित है लेकिन बहुत छोटा संविधान है, और ब्रिटेन का संविधान बहुत ही जो है विकसित संविधान है और अलिखित संविधान है। तो इस प्रकार से संविधानों का भी समीक्षा संविधानवाद वाले यूनिट में किया जाएगा। तो राजनीतिक तरीके से तुलनात्मक राजनीति क्या है, इसके बारे में मैंने बताया है। कुछ बहुत लोग हैं, जैसे E.A. फ्रीमैन है, उन्होंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति क्या होता है। उन्होंने कहा कि तुलनात्मक राजनीति सरकार और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण होता है। उन्होंने कहा, इसको इंग्लिश में उन्होंने कहा था लेकिन हिंदी में बता रहे हैं कि सरकार और विभिन्न प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का तुलनात्मक विश्लेषण। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डाइवर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये E.A. फ्रीमैन का कथन है, सब लोग इसको नोट कर लें। और परिभाषा भी लिखी जाती है, माना तुलनात्मक राजनीति क्या है पूछा जाएगा तो परिभाषा इसमें लिखना है। अब बात आती है कि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन कैसे होता है, क्या ये विज्ञान के रूप में है या कला के रूप में है। तो चूंकि तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन राष्ट्र समाज देश सभी विधाओं का अध्ययन किया जाता है, तो ये तुलनात्मक होते हुए पूरी तरीके से वैज्ञानिक है, क्योंकि हम इससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक ज्यादा है, कला कम है। तो राजनीतिक घटनाक्रम का भी अध्ययन होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो तुलनात्मक विधि जो है ये है कि तुलना करने की जो प्रक्रिया है वो साइंटिफिक हो सकती है पूरी तरीके से, वह वैज्ञानिक हो सकती है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी, पूरी तरीके से वैज्ञानिक होगी। और वैज्ञानिक पूरी तरीके से ना माना जाए, क्योंकि एक उत्तर व्यवहारवाद 1970 में जब आता है तो उन्होंने कहा कि विज्ञान को ही, हम कला को विज्ञान में पूरी तरीके से ना रखें, क्योंकि कला भी विज्ञान से अलग होता है, बहुत जरूरी चीज है। दर्शन भी या सिद्धांत भी अपने स्थान पर बहुत उचित व्यवहार करते हैं। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति जो होती है वो क्या है कि तुलनात्मक राजनीति जो होती है विभिन्न समाजों में कार्यरत, जो विभिन्न समाज में जो कार्यरत राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं उसकी तुलना और विश्लेषण हम लोग करते हैं। तो 3 तत्व मान के चलते हैं। एक है पॉलिटिकल एक्टिविटी, राजनीतिक क्रिया की तुलना करते हैं। पॉलिटिकल पावर की तुलना करते हैं, जिसको राजनीतिक शक्ति बोलते हैं। और राजनीति की प्रक्रिया कैसे होगी, पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे होगा, उसकी तुलना करते हैं। तो 3 चीजों की तुलना करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल प्रोसेस। राजनीतिक क्रिया, राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक प्रक्रिया की तुलना करते हैं। तो यह जो प्रकृति होगा, इसके प्रकृति में हम पाएंगे कि ये विश्लेषण किया जा सकता है। इसमें एम्पिरिकल स्टडी हो सकती है, यानी आनुभविक अनुसंधान हो सकता है। यह मूल्य रहित अध्ययन पर बल देता है और आदर्शवादी विधि को कम महत्व देता है। वही मैंने बताया, जो आदर्शवादी या सिद्धांतिक जो व्यवस्था है उस पर कम महत्व देता है, अपेक्षाकृत एम्पिरिकल स्टडी को ज्यादा महत्व देता है, अनुभविक अध्ययन को ज्यादा महत्व देता है। तो ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक भी नहीं है, लेकिन ये भी माना चाहिए, जाना चाहिए कि दार्शनिक या सिद्धांतिक तो बिल्कुल नहीं है पूरी तरीके से। तो इसमें मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थव्यवस्था की भी सहायता ली जाती है जब तुलना करते हैं। तब ये सब ध्यान दिया जाता है। व्यवस्थाओं का जब अध्ययन करते हैं तो व्यवस्था की जो इसके विषय क्षेत्र होते हैं उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो तुलनात्मक राजनीति यही होता है। अब तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र क्या होता है, तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है। तुलनात्मक राजनीति ऐसा नहीं है कि हम एक देश का दूसरे देश से तुलना करेंगे तो केवल संविधान का या राजनीतिक दलों का या राजनीतिक प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे, उसमें बहुत सारे क्षेत्र हो सकते हैं। तो इसमें अब जो क्षेत्र होगा वह किस प्रकार से विभाजित है,
परंपरागत दृष्टि से विभाजित है और आधुनिक दृष्टि से विभाजित है। तो परंपरागत दृष्टि क्या होती है कि जिस प्रकार अरस्तु ने, मैंने बताया भी कि अरस्तु ने लगभग 158 देश के संविधान का अवलोकन किया, उसकी तुलना की, उसी प्रकार आधुनिक समय में जो संविधान है या आधुनिक समय में जो राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थाएं हैं उसका भी तुलना हम करते हैं। तो परंपरागत तुलना में क्या होता है कि पहले सैद्धांतिक ज्यादा महत्व दिया जाता था, उसमें राजतंत्र था, लोकतंत्र बहुत कम दिखाई देता था, पूरी तरीके से अभिजात वर्ग का शासन था जिसको अरिस्टोक्रेट्स बोलते हैं, और जो सरकार चलाने की प्रक्रिया थी वो भी पूरी तरीके से आज से बिल्कुल भिन्न थी। राजतंत्र था तो स्वाभाविक है लोकतंत्र से भिन्न होगा। तो अरस्तु के समय के जो रोमन साम्राज्य की जो स्थिति थी उसकी आधार पर यह माना जाता था कि उस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था एक धीरे धीरे पनप रही थी, लेकिन फिर भी विश्व के किसी भी देश के तुलना में जो अरस्तु के समय की जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था जिसका वर्णन उसने पॉलिटिक्स पुस्तक में किया है, उसमें कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि यह व्यवस्था पूरी तरीके से क्या है, लोकतांत्रिक के शुरुआत का पूरे लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें जनता की सहभागिता होती है, जनता अपने मत के हिसाब से राजा के निर्णय को बदलवाने की क्षमता रखती थी। एक कोलेजियम होता था, एक सिस्टम होता था जो चलता था। तो इस प्रकार से अरस्तु के समय में राजशाही था, अभिजात वर्ग था, संवैधानिक सरकार थी, लेकिन पूरी तरीके से जो आज की स्थिति है वैसी बिल्कुल नहीं थी। तो जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत या 1900 सन से मान लिया जाए तो किस प्रकार से किसी चीज का शुरुआत हुआ, उसमें जो नए लोग आए, नए लोग राजनीति के जुड़े, जिसमें हरमन फाइनर, कार्ल जे फ्रेडरिक, रॉबर्ट मिशेल, मॉरिस डुवर्जर, ठीक है, ये लोग थे। इन्होंने राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन भी किया। अरस्तु ने केवल संविधान और सरकार का अध्ययन किया, लेकिन ये राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करने का आरंभ हुआ। तो 20वीं शताब्दी से, खासतौर से 1960 में जब व्यवहारवाद आया तब चीजें बदल गई और तुलनात्मक राजनीति और विकसित और ज्यादा परिष्कृत होकर के वैज्ञानिक की ओर झुकाव ज्यादा हो गया। तो तुलनात्मक राजनीति की जो दो दृष्टिकोण है, एक परंपरागत, एक आधुनिक दृष्टिकोण, उसमें यह अंतर दिखाई देता है, साफ साफ दिखाई देता है। और आधुनिक दृष्टिकोण में हम केवल संविधान नहीं, हर चीज देखते हैं, समाज भी देखते हैं, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, राजनीतिक समाजशास्त्र, उसके तहत भी हम देखते हैं। अब जितने भी जो हमारे विकसित विकासशील देश हैं उसमें क्या राजनीतिक प्रक्रिया है, जैसे यूरोप तथा एशिया में क्या राजनीतिक प्रक्रिया है, अफ्रीका लैटिन अमेरिका में क्या राजनीतिक प्रक्रिया है, इसका विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो कुल मिलाकर के तुलनात्मक राजनीति में क्या होता है कि राजनीतिक संरचना की अध्ययन किया जाता है, इसमें राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होता है, राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन होता है, पर्यावरण का भी अध्ययन होता है। पर्यावरण का मतलब इन्वायरमेंट से है, इन्वायरमेंट कोई भी हो सकती है, उसमें राजनीतिक संस्कृति हो सकती है, राजनीतिक समाजशास्त्र हो सकता है, या राजनीतिक समाजीकरण हो सकता है, राजनीतिक अर्थशास्त्र हो सकता है जिसको पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते हैं। सब प्रकार का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर पर्यावरण का मतलब यह है, यहाँ पर पर्यावरण का मतलब वो नहीं है कि जो हमारे अगल बगल पेड़ पौधे हैं। तो ये चीज समझने की जरूरत है। तुलनात्मक राजनीति जो है, तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन बहुत जरूरी चीज है ये, और लोगों ने अध्ययन करके इसको रख दिया, रोज अध्ययन हो रहे हैं। अब ये सबसे बढ़िया विषय होता है कि यदि हम भारत के प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों से करेंगे तो हम इस पर बहुत अच्छा एक निष्कर्ष निकाल लेंगे। वहाँ अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, हमारे यहाँ संसदीय प्रक्रिया है, और भारत की संसदीय प्रक्रिया और ब्रिटेन की संसदीय प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे तो और अच्छा निकल करके आएगा। तो इस प्रकार से अध्ययन कर सकते हैं। तो अध्ययन करने वालों में बहुत लोग हैं, जो नए लोग हैं जिसमें मैंने नाम लिया, और भी लोग हैं, जैसे एप्टर हैं, डेविड एप्टर जिसको बोलते हैं, या मायरन वीनर हैं जिन्होंने बहुत से संविधानों की रचना की, संविधानों का विश्लेषण किया है। लुसियन पाई है जो राजनीतिक संस्कृति के बारे में बात करते हैं। ऐसे तमाम लोग हैं जो विश्व स्तर पर देश वातावरण के हिसाब से, मतलब कि एशिया या दक्षिणी एशिया मान लिया जाए, यूरोप के हिसाब से मान लिया जाए, उस पर भी अध्ययन लोगों ने किया है। तो ये था आधुनिक दृष्टिकोण। अब आधुनिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त हम लोग सिलेबस में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं अगला जो टॉपिक होता है वो है कि
जो ट्रेडिशनल और आधुनिक मैंने बताया था, लिबरल डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन क्या होता है। तो लिबरल डेमोक्रेटिक क्या होता है, जिसको लोकतांत्रिक उदारवादी बोलते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक का मतलब है कि ऐसे देश जो पूरी तरीके से उदारवादी व्यवस्था को लेकर के चलते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महत्व देते हैं। तो खास तौर से पूंजीवादी देश इसमें आएंगे, और भारत भी इसमें आएगा, उदारवादी देश भी है, लोकतांत्रिक है पूरी तरीके से। लेकिन वहीं जब हम चीन और रूस से भारत या अमेरिका या अन्य देश की तुलना करते हैं, तब इसमें देखते हैं दोनों सभी देशों में राजनीतिक प्रक्रिया का अंतर है। चीन अपने आप को जनवादी गणतंत्र बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें साम्यवादी दल की जो एक छत्र राज है उसके तहत यह माना जाता है कि तानाशाही सिस्टम उसमें चल रहा है। वही बात दक्षिणी कोरिया और उत्तरी कोरिया में देख सकते हैं। दक्षिणी कोरिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तो उत्तरी कोरिया में तानाशाही प्रक्रिया है, एक दल का शासन है। उत्तरी कोरिया में निर्दलीय व्यवस्था, तो दक्षिणी कोरिया में लगभग लगभग बहुत सारे दल मिलकर के चुनाव लड़ते हैं। तो इस प्रकार से लोकतांत्रिक उदारवाद जो है या उदारवादी लोकतंत्र है, ये देखने को मिलता है बहुत सारे देशों में। और अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन का मतलब बिल्कुल स्वेच्छाचारी तंत्र, जिसमें मतलब बिल्कुल अथॉरिटी चले। जैसे चीन में, चीन के राष्ट्रपति का पूरी तरीके से सत्ता चलता है, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता जल्दी, क्योंकि वो महासचिव होता है कम्युनिस्ट पार्टी का। चीन के कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसका महासचिव होता है, माओवादी या जो भी कह लिया जाए उसका सचिव होता है। तो महासचिव के नाते वो राष्ट्रपति भी होता है, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है। वही हाल उत्तरी कोरिया के किम यूंग जोंग का है, उसका भी कहीं हम लोग विरोध नहीं कर सकते। उस देशवासी तो कर ही नहीं सकते, हम लोग तो बहुत दूर हैं। लेकिन कोई उसके खिलाफ लिख पढ़ भी नहीं सकता है। जिस देश में ऐसा पाया गया तो उसको सजा मिलती है। तो ये अथॉरिटेरियन है। अथॉरिटेरियन आज के समय में बहुत कम देशों में मिलता है। अब बहुत सारे देश लोकतांत्रिक हैं, उदारवादी हैं। ये पहले था, हिटलर के समय में था, मुसोलिनी के समय में था, क्यूबा में भी थोड़े समय में देखने को मिलता है। तो क्यूबा में फिदेल कास्त्रो की सत्ता थी, तो उसमें माना जाता था कि वो भी तानाशाह थे, जबकि ऐसा नहीं है। क्यूबा का प्रभाव साम्यवादी प्रभाव था उसके देश के ऊपर, तो वो अपने हिसाब से चलता था। जो इसका विरोध करते थे वो पूंजीवादी देश थे जो विरोध करते थे। तो उस हिसाब से यदि तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था विश्व के सभी देशों में है, और जो इसके विपरीत है वो तानाशाही व्यवस्था है, स्वेच्छाचारी व्यवस्था है, जो बहुत कम देशों में देखने को मिलती है। लेकिन लिबरल डेमोक्रेटिक मतलब उदारवादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी बहुत सारे देश हैं जो कुछ तकनीकी क्षेत्रों में बहुत आगे हैं, कुछ बहुत पीछे हैं। अमीरी गरीबी का भी स्तर देखा जाए तो दोनों में तुलनात्मक रूप से बहुत ज्यादा अंतर दिखाई मिलता है। आइसलैंड या फिनलैंड या स्विट्जरलैंड जैसे देश ह्यूमन डेवलप इंडेक्स में सबसे ऊपर हैं, और वहीं बांग्लादेश, भूटान या हमारा देश भारत ले लिया जाए, पाकिस्तान ले लिया जाए, या अफ्रीका के बहुत सारे देश, लीबिया, तमाम ऐसे देश हैं, या सियरा लियोन ले लिया जाए, वो इतने नीचे हैं कि जहाँ पर पानी भी कम से कम 200-300 रुपया लीटर मिलता है, पीने वाला पानी। इतनी गरीबी है, क्योंकि वहाँ साफ पानी है ही नहीं, और साफ पानी जो बेच रहा है बहुत महंगा बेच रहा है। और वहाँ पे सत्ता डेमोक्रेटिक लिबरल कहने के लिए है, लेकिन पूरी तरीके से जो व्यवस्था फेल है। तो फेल्ड एक सिस्टम भी होता है, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था ऐसा नहीं है कि चल पाती है। हमारे भारत के इस बारे में 2010 में रिपोर्ट आई थी कि हमारा जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है पूरे विश्व में हमारा कितने नंबर पर है। तो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विश्व का सबसे लोकतंत्र माना जाता है, लेकिन फिर भी 2010-2014 के बीच में या उसके बाद भी 95 से लेकर के 60 के बीच में ही रहा है। उससे ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है। हम नंबर 1 या नंबर 10 में भी नहीं आ पाए हैं। क्यों? क्योंकि हम ही लोग देखें, कहने के लिए लोकतांत्रिक है, लेकिन अभी सरकारी कार्यालय में कोई सही से काम नहीं होता है। सब लोग अनुभव करेंगे इस चीज को, कहीं जाए तो कोई सही से काम नहीं हो सकता। सड़क पे लोग नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं। गांव देहात में जमीन को लेकर के बहस होता रहता है। शहरों में है तो कामगार वर्ग और जो मालिक वर्ग है उसके बीच में एकता मतनी चलती रहती है। तो पूरी तरीके से
देश को एक रूपता लाने के लिए या पूरी तरीके से विकसित हो जाने के लिए अभी बहुत समय लगेगा। उस पर भी हम लोग इसका अध्ययन कर सकते हैं कि क्यों हम लोग अभी पीछे हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते करते भी इतने धीरे धीरे क्यों आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जिनको मौका मिला और वो बहुत आगे निकल गए। जैसे चीन का ही उदाहरण ले लिया जाए। चीन 1949 में आजाद होता है, बनता है, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी बनता है, चीनी जनवादी गणतंत्र। और हमारा देश 1947 में आजाद होता है। लेकिन दोनों देश 1980 तक आते आते दोनों में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है। चीन बहुत आगे निकल जाता है, हम लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं। तो इस पर भी एक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है लिबरल डेमोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन में। अब तीसरा यूनिट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। सभी लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन वह ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें देश के नागरिकों के लिए लिखित या अलिखित रूप से जो व्यवस्थाएं चलें और देश का शासन उसी के नियम कानून के अंतर्गत सब उसकी व्यवस्थाएं बनाई जाएं, उसको संविधान कहते हैं। विधि का निर्माण हो, उस विधि के माध्यम से पूरे देश का शासन चले, उसको संविधान बोलते हैं। और हमारे यहाँ लिखित है, सबसे बड़ा संविधान है, सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक है। हमारा देश संप्रभुता संपन्न है, जिसको सोवरेन स्टेट बोलते हैं। सोवरेन का मतलब ऐसा देश जिसको किसी अन्य देश के ऊपर कोई उस पर शासन न कर पाए या उसमें हस्तक्षेप न कर सके, उसको बोलते हैं सोवरेन स्टेट। तो हमारा देश सोवरेन स्टेट भी है। तो हमारे यहाँ संविधान जो है वो संविधान लिखित है। वही चीज यदि संविधान में हम दूसरे संविधान की भी बात करें, जैसे पाकिस्तान में संविधान की बात करें या हमारे पड़ोसी देश नेपाल में संविधान की बात करें, तो पड़ोसी देश नेपाल में 2-3 बार संविधान बन के खत्म हो चुका है। अभी एक नया संविधान चल रहा है 2014-15 के बाद से, तो नया संविधान चल रहा है। उसी प्रकार यदि हम देखें पाकिस्तान में भी दो तीन बार संविधान बन करके टूट चुका है। जो उनका नया संविधान चल रहा है मुझे लगता है 20-30 साल पहले पुराना होगा। और हमारे देश का संविधान 1950 से लेकर के अब तक चला आ रहा है, तो 75 साल से भी ज्यादा हो रहा है। तो इस प्रकार से अब हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ उस जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे देश के नेता रहे हैं उन्होंने राजनीतिक संस्थाओं में ईमानदारी रखने का प्रयास किया। इसी के तहत संविधान चल रहा है। यदि संविधान हमारे देश का खराब होता है तो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान यदि खराब होता है तो संविधान में खराबी नहीं बल्कि उसके चलाने वाले लोगों में ही खराबी हो सकती है कि उसको कैसे चलाना चाहते हैं। तो इस संविधान की बात यहाँ पर स्पष्ट है। यदि किसी देश में संविधान 10-10 बन गए, किसी देश में एक ही संविधान चल रहा है। अमेरिका का ही संविधान ले लिया जाए, अमेरिका का संविधान बहुत पहले लागू हुआ 1790 के आसपास, लेकिन अभी तक वही संविधान 7 पन्नों का संविधान और 26 आर्टिकल का संविधान अभी भी चल रहा है। बहुत ज्यादा उसमें मुश्किल से 4-5 संशोधन हुए हैं। अमेरिका के संविधान की बात की जाए, हमारे यहाँ 111 संशोधन हो चुके हैं। वही चीज संविधान में बात की जाए तो हमारे ब्रिटेन से तुलना करो तो ब्रिटेन में अलिखित संविधान है, लेकिन वहां भी शासन व्यवस्था चल रही है, बढ़िया से चल रहा है। आज से नहीं चल रहा है, 1145 से ही चल रहा है। 1150 के बाद जब मैग्ना कार्टा वगैरह का देखने को मिलता है, 1215 में मैग्ना कार्टा अस्तित्व में आता है, तो तभी से देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हर देश के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपनी राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक समाजीकरण है कि देश कैसे किसी संस्था को अपना करके चलता है, वहाँ के लोग किस प्रकार से उसको मानते हैं। कुछ लोग संविधान को नहीं मानते हैं। हमारे ही देश में बहुत लोग हैं कहते हैं संविधान क्या है, संविधान तो खराब है, संविधान में ये बातें लिखी हुई हैं, संविधान में समानता है तो समानता है। तो कुछ लोगों को समानता बुरा लग सकता है कि समानता क्यों है। कुछ लोग कहते हैं संविधान में आरक्षण है तो संविधान खराब है। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, जो आजकल बहस चल रही है उसके बारे में बता रहे हैं। और कुछ लोग उसी संविधान को अच्छा भी मानते हैं और कुछ संविधान के विरोध में भी बातें करते हैं। लेकिन किसी के कहने से तो संविधान बदल नहीं जाएगा, वो तो सरकार की बात होती है। और सरकार भी नहीं, संविधान दूसरी चीज है, उसको ना समाप्त किया जा सकता है ना कभी बदला जा सकता है। हाँ, संशोधन हो सकता है, ये चीज हर जगह दिखाई देती है क्योंकि संविधान में लचीलापन है। संविधान ये कठोर होता तो हो सकता है बदलने में दिक्कत होती या उसको खत्म किया जाता है, लेकिन संविधान, भारत का संविधान लचीलापन लिए हुए है, फ्लेक्सिबल है। और वहीं अमेरिका का संविधान पूरी तरीके से कठोर है, रिजिड संविधान है। इसीलिए वहां 7 ही 8 संशोधन हो पाए हैं।
हमारे यहाँ 111-12 जो पता नहीं कितना 120 चल रहा होगा जो भी है, और सब लोग अपना गूगल पे देख लेंगे, हमको पता है कितना, लेकिन सब छात्र भी उसको पढ़ते रहे। ठीक है, उसी प्रकार ये संविधान की बात हुई, उसी में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आता है। तो संविधानवाद किसे कहते हैं? जब लगभग लगभग बहुत से देशों में नियम कानून एक लिखित रूप में या लिखित रूप में, या लिखित में बहुत कम ही है, केवल ब्रिटेन है और कोई नहीं है, तो लिखित ज्यादा माना जाए, तो लिखित रूप में जो एक कागज दस्तावेज होता है, डॉक्यूमेंट होता है, जिसको डॉक्यूमेंट को हर देश में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे हमारे यहाँ व्हाइट पेपर चलता है, कहीं कहीं ब्लू पेपर चलता है, कहीं कहीं ऑरेंज पेपर चलता है, हर देश में अलग अलग चलता है। तो लिखित जो दस्तावेज है, उस लिखित दस्तावेज के आधार पर संविधानवाद किस प्रकार से अपने आप को स्थिर रखता हुआ संविधान, और संविधान के माध्यम से देश की राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीति की समस्त जो संचालन व्यवस्था होती है वो चलती है, उसी को संविधानवाद बोलते हैं। मतलब वाद, वाद का मतलब संविधान का पालन किया जा रहा है और लगातार उसको चलाया जा रहा है। ठीक है, ये बहुत इजी है, इसलिए इस पे ज्यादा बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं, सब लोग अपना ध्यान देंगे। उसी प्रकार यूनिटरी और फेडरल सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। सब लोगों को पता है? कोई हमको बताया इसी में से कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? कोई भी छात्र, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है? कोई भी बताओ जो सुन रहे हैं, अपना वो कर लो अनम्यूट, और बताओ। हाँ बताओ जी, लाली कुमारी या सोनम सुन रही हो? मतलब सरकार एक ही होती है, मतलब राज्य सरकार बस होती है, वहां पे एकात्मक शासन होता है। क्या होता है, सही से बोलो, एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है? किसी देश में अगर मतलब एक ही सरकार होती है तो वो मतलब एकात्मक शासन होता है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो गलत हो गया। एकात्मक व्यवस्था का मतलब होता है देश की जगरफी से होता है। क्या होता है? देश की जगरफी से होता है। और देश की जगरफी जो है किस प्रकार से है, उसमें एकात्मक या संघात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है। ये बड़ा देश है तो संघात्मक व्यवस्था होना स्वाभाविक है, यदि ये छोटा देश है तो एकात्मक शासन व्यवस्था उसमें देखने को मिलता है। जैसे ब्रिटेन है, जापान है, इसमें सब में एकात्मक देखने को मिलता है। जबकि अन्य देश हैं जो वो बड़े बड़े हैं, जैसे भारत देश, अमेरिका हो गया, यहाँ पर फेडरल है, यहाँ पर राज्य का है, राज्य का बोलबाला है। अमेरिका में भी राज्य हैं, अमेरिका में लगभग 50 राज्य हैं, भारत में भी राज्य हैं, जापान में भी राज्य हैं, जापान में राज्य हैं, लेकिन उसको, उस राज्य को हम इस प्रक्रिया में नहीं लेते हैं कि वो एकात्मक में या संघात्मक में कर दें, क्योंकि छोटे छोटे हैं, तो इसलिए वो क्या होता है कि एकात्मक शासन प्रणाली चलाने के लिए छोटे राज्यों में उपयुक्त होता है, छोटे देशों में उपयुक्त होता है। वही संघात्मक व्यवस्था क्या होता है, राज्य मिल करके केंद्र को जो शक्ति प्रदान करते हैं उसको संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं। इससे भी केंद्रीकरण, और केंद्रीकरण भी इसी से निकल के आता है। और जो देश अपना शासन व्यवस्था एक केंद्र पर रहते हुए पूरे देश में चलाते हैं, और उन्हीं का पूरा केंद्र सरकार पूरा एक ही होता है, और अन्य राज्यों में कोई सरकार का कोई मतलब नहीं होता है, तो उसको एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और संघात्मक प्रणाली में क्या होता है, जैसे मैंने बताया, संघात्मक प्रणाली में केंद्र भी होगा तथा उनके जो कंपोनेंट हैं या उनके जो प्रोविंस हैं या उनके जो स्टेट्स हैं, उसमें भी जो है सरकार का कुछ ना कुछ दबाव या नियंत्रण होता है। तो भी भारत के बारे में बात की जाती है कि भारत क्या पूर्णतः एकात्मक, अरे पूर्णतः संघात्मक है कि अर्ध संघात्मक है, इस पे भी चर्चा होती है। तो भारत के बारे में कहा जाता है कहीं कहीं केंद्र बहुत मजबूत है और कहीं कहीं राज्य मजबूत है। क्योंकि, और सब लोग जानते ही होंगे कि भारत में तो संविधान के हिसाब से समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची का बंटवारा है। इस हिसाब से कहीं कहीं केंद्र मजबूत है, कहीं कहीं राज्य मजबूत है, लेकिन राज्य बिल्कुल मजबूत नहीं है, बहुत ज्यादा केंद्र ही ये देखा जाएगा तो मजबूत है। इसलिए अर्धसंघीय होते हुए भी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था भारत देश में दिखाई देती है। और एकात्मक शासन प्रणाली मैंने बताया है कि शक्ति एक केंद्र होता है, और सर्वोच्चता में अंतर दिखाई देता है। एकात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका जो होती है वही मेन होता है। ठीक है, और संघात्मक प्रणाली में संविधान सर्वोच्च होता है, मतलब संविधान ही पूरे देश का शासन चलाता है। एकात्मक शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका शासन चलाती है, वो भी संविधान से ही चलते हैं, लेकिन वहां पर लेजिस्लेचर बहुत मजबूत होता है। जैसे ब्रिटेन, जापान हो गया, बहुत सारे देश ऐसे होंगे। ठीक है, और
स्विट्जरलैंड भी कैंटन में विभाजित है, तो वहां भी संघीय व्यवस्था दिखाई देती है। कानून प्रणाली में भी अंतर देखने को मिलता है। यदि एकात्मक और संघात्मक व्यवस्था की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि एकात्मक प्रणाली में केंद्रीय सरकार द्वारा कानून निर्मित किया जाता है, और संघात्मक प्रणाली में दोहरे कानून हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, अमेरिका में क्या है कि वहाँ का एक पूरा संविधान है, और तथा उनके राज्य में 50 जो राज्य हैं उनके भी अपने कानून हैं। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, भारत में एकहरी नागरिकता है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। और संविधान एकात्मक प्रणाली में ज्यादातर संविधान कठोर हो सकता है, कहीं कहीं लचीला भी हो सकता है, लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली में कठोर के साथ साथ लचीलापन और लिखित होना आवश्यक होता है। ये दिखाई देता है संविधान के प्रकार में अंतर। और संविधान में संशोधन, जब एकात्मक शासन प्रणाली में संशोधन जो है साधारण कानून से हो सकता है, जबकि क्योंकि व्यवस्थापिका ही केंद्रीकृत होती है, और वहीं संघात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल भी हो सकती है, विशेष परिस्थितियों में भी हो सकती है। कुछ ही प्रावधान है जो बहुत साधारण बहुमत से पारित किया जा सकते हैं। बहुत से प्रावधान ऐसे हैं जो जिसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य का निर्माण, राज्य के सीमा में परिवर्तन। ये हमारे देश की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। ये राष्ट्रपति के बारे में कुछ बात करना है तो वो परिवर्तन के लिए बहुत ज्यादा बहुमत चाहिए। क्षेत्र में अंतर मैंने बताया है कि जो छोटे देश हैं उनके लिए एकात्मक व्यवस्था उपयुक्त होती है, और संघात्मक प्रणाली जहाँ भारी मात्रा में जगह है या वो क्षेत्र है, और वहाँ की भाषा विविधता, संस्कृत विविधता सब दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो, और एकाही नागरिकता दोहरी नागरिकता मैंने बताया ही, एकात्मक में ज्यादातर एकाही नागरिकता होती है, लेकिन संघात्मक में ज्यादातर एकाही दोहरी नागरिकता दोनों हो सकती है। भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, एकाही नागरिकता, इसको ध्यान रखना है सभी को। ठीक है, तो इस प्रकार से। और प्रशासनिक इकाइयों की बात की जाए तो प्रशासनिक इकाइयां केंद्र सरकार पर निर्भर होती हैं एकात्मक शासन प्रणाली में, और संघात्मक में बिल्कुल अलग दिखाई देता है। तो ये एकात्मक शासन प्रणाली, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं कि चौथा जो यूनिट है जिसमें राजनीतिक विकास, या जो अगला उसका टॉपिक रहेगा राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण। तो राजनीतिक विकास क्या होता है? ठीक है, राजनीतिक विकास हम लोग जानते ही हैं कि राजनीतिक विकास बहुत, कुछ लोग मानेंगे कि विकास का मतलब डेवलपमेंट, तो बहुत ज्यादा विकास हो गया तो विकास है, वो नहीं है। वो है कि किस प्रकार से हम अपने लोकतंत्र को बनाए रखते हैं। हमारे यहाँ जो व्यवहार है जनता का, वो किस प्रकार से राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होकर के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बना करके आगे बढ़ रहा है, उसको राजनीतिक विकास बोलते हैं। तो राजनीतिक विकास जो है वो तुलनात्मक राजनीति का हिस्सा तो है, लेकिन इसको हम अलग दृष्टिकोण से भी पढ़ सकते हैं। जब हम जैसा कि मैंने बताया है कि 1960 के दशक में जब हम व्यवहारवाद का अध्ययन करते हैं, तो व्यवहारवाद के अध्ययन के समय में ही राजनीतिक विकास का जो एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट का स्वरूप आया, वह उसको हम लोग पढ़ना शुरू किए, या अध्ययन में उसको राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उसको सम्मिलित किया गया, राजनीति विज्ञान को। तो ये इसकी जड़ें क्या होती हैं? इसकी जड़ें पूरी तरीके से आधुनिक होती हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात के वर्षों में ज्यादातर दिखाई दे रहा है, लेकिन शुरुआत इसका 1960 के दशक में है। तो जो राजनीतिक विकास है, राजनीतिक विकास को किस रूप में हम देखते हैं? राजनीतिक विकास को हम लोकतांत्रिक राजनीति और के एक और संक्रमण के रूप में देखा जाता है। जैसे कि किस प्रकार से लोग, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, वो किस प्रकार से अपने आप को बढ़ाती हुई चली जा रही है। जैसे भारत में ही राजनीतिक विकास हुआ, तो भारत में राजनीतिक विकास में पहला चुनाव हुआ 1950-51 में, और इस समय इस साल चुनाव होने वाले हैं 2024 में। तो जितने भी चुनाव हुए, 15-16 जो भी चुनाव हुए या होंगे, जितनी भी संख्या है सब लोग अपना देख लेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन आया है। और यह परिवर्तन खास तौर से कुछ चुनाव को देखा जाए तो उसमें बहुत अच्छा चुनाव हुआ है, जिसमें सरकार बदलती है। सरकार जब बदलती है तो उसी चुनाव को हम अच्छा चुनाव मानते हैं, ये मान करके कि जनता जागरूक है और सरकार बदलना चाहती है। जनता को कुछ नहीं मिल रहा है, रोजगार या कोई जीवन यापन के अच्छे साधन, महंगाई से निपटारा या महंगाई से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो जनता क्या करती है? सरकार बदलने का प्रयास करती है। और सरकार जब बदलती है तो दूसरे सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है सिवाय विकास करने के।
तो हमारे यहाँ सरकार कांग्रेस की तो बहुत साल तक रही, 60-65 साल तक कांग्रेस ने शासन किया। उसके बाद अब इस समय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन सरकार जब जब बदली है तब तक ये आया है कि लोगों में परिवर्तन आया है। जैसे कि कांग्रेस की सरकार यदि 1975 के बाद जो एक इमरजेंसी आपातकालीन लगा और सरकार 1977 में चुनाव हार जाती है, तो जो नया दल जनता दल जो गठबंधन सरकार आई उसके पास जो ऑप्शन था, उसका ऑप्शन यही था कि देश में सुधार किया जाए, महंगाई कम किया जाए, रोजगार के अवसर दिया जाए। हालांकि वो चल नहीं पाया, दूसरी चीज है, लेकिन उनके पास अवसर था। इसी प्रकार 1980 में से लेकर के सरकार रही कांग्रेस की 1989 तक, उसमें भी उनके पास अवसर था कुछ सुधारे, लेकिन वो नहीं सुधारे और तमाम कारणों से सरकार जो है कांग्रेस की चली जाती है, तो दूसरे पार्टी की सरकार बनती है, उनको मौका मिलता है। उसी प्रकार हम देख रहे हैं इधर 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये हमारे मतदान व्यवहार पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से जनता की जागरूकता है कि वह सरकार बदलने में सक्षम होते हैं या नहीं होते हैं, या इसी सरकार से खुश हैं। ये तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। इसको हम लोग उसको जनता के बीच में उनको जाकर के मन उनका समझने का प्रयास कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के रूप में। तो वो दूसरी चीज है। ठीक है, तो राजनीतिक विकास होता है, हर देश का होता है, भारत का भी हुआ। जैसा कि मैंने बताया, अमेरिका में राजनीतिक विकास आज से नहीं, बहुत पहले सालों से चला आ रहा है। ब्रिटेन में राजनीतिक विकास सबसे बढ़िया माना जाता है, क्योंकि वहां पर जो संसदीय परंपरा है वो आज की नहीं है। आज से लगभग 700-500 साल पुरानी संसदीय परंपरा है जो चली आ रही है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री वहां आज से नहीं है, प्रधानमंत्री वहां बहुत दिनों से। जब हमारे यहाँ राजा वाला सिस्टम था 1600 में या 1500 में, तो उनके यहाँ प्रधानमंत्री होता था। जब हमारे यहाँ 1857 में क्रांति हो रही थी तो वहां पर प्रधानमंत्री वाला सिस्टम था। जब हमारा देश आजाद हो गया तो उनके यहाँ प्रधानमंत्री था। तो इस प्रकार से तुलना कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि जो हमारे एशिया के देश हैं, एशिया के बहुत सारे देश हैं, जैसे रूस को भी एशिया में ही जोड़ते हैं, यूरेशिया, रूस का हिस्सा एशिया, और चीन, ये सब आएगा उसमें, और लैटिन अमेरिका में अर्जेंटीना। तो इस क्षेत्रों में हम देखेंगे कि बहुत तेजी से आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास से होने से क्या होता है, राजनीतिक विकास होता है, जनता जागरूक होती है, और राजनीति में लोकतंत्र मजबूत होता है। यही चीज 1980 के दशक में देखा जाए तो जो एक स्टेट था या स्टेट के रूप में जो उभार आया है, वह भी एक समय था जब लोकतंत्र नए रूप में हर जगह फैलने लगा, और सभी महाद्वीप में लोकतंत्र दिखाई देने लगा, जिसमें सैन्य शक्ति, सत्तावादी और कम्युनिस्ट शासन को कमजोर करने का प्रयास लोकतंत्र के द्वारा, बिल्कुल लोकतंत्रीय प्रक्रिया के द्वारा किया गया, और लगभग लगभग समाप्त भी हो गया। केवल रूस को छोड़ करके, रूस 1991 में विघटन होता है, जैसे कल मैंने इसके बारे में बताया था। तो इस प्रकार राजनीतिक विकास होता है। अब राजनीतिक विकास के पैमाने आर्थिक हो सकते हैं, आर्थिक आधार पर राजनीतिक विकास होता है। ठीक है, और रोस्टोव एक लेखक थे, उन्होंने 1960 के दशक में कहा था कि जो हम आर्थिक विकास कर रहे हैं, यही विकास जो है आगे चल करके प्रौद्योगिकी और विज्ञान को भी जन्म देंगे, और इसके माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक विकास और आर्थिक विकास तथा औद्योगिकरण पूरी तरीके से चलेगा। तो रोस्टो, ROSTOB वाला बी, बैट वाला बी नहीं, ये UB वाला बी नीचे आता है। अब तो ROSTOB ने इस चीज को पहले 1980 में कहा। तो आर्थिक विकास हो सकता है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण हो सकता है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण में किस प्रकार से समाज किस प्रकार से विकास कर रहा है, समाज आधुनिक है कि परंपरागत समाज है। जैसे हमारे यहाँ भारत देश की तुलना की जाए, भारत देश की तुलना यदि हम यूरोप के किसी भी देश से करें, जर्मनी से कर लें या फ्रांस से कर लें, तो या ब्रिटेन से कर लें, तो भारत देश या ब्रिटेन में क्या सामाजिक अंतर दिखाई देता है। सामाजिक अंतर ये दिखाई देता है कि हमारे यहाँ निरक्षरता ज्यादा है, अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं तब भी उस तरह का काम नहीं करते हैं जो देश के विकास में योगदान हो। मुझे नहीं लगता है कि एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट हम लोग जितने भी लोग इस समय क्लास में जुड़े हैं ये सोच सकते हैं कि हमारे देश में जो पढ़े लिखे लोग भी हैं उसमें से मात्र 100 में से 2 लोग हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं। बाकी सब परंपरागत चीजों को सोचते हैं कि वही चीज हमेशा बनी रहे, क्यों हम इस चीज को ऐसे करें।
तो कभी कभी हंसी भी आती है। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि देश को पूरी तरीके से यदि एक उसमें हमारे वहाँ मौलिक कर्तव्य में भी लिखा गया है कि हमारे यहाँ जो सोच होनी चाहिए वैज्ञानिक सोच होनी चाहिए, तो हम कितने वैज्ञानिक सोच अपने अंदर विकसित कर पाते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है। तो हम परंपरागत ज्यादा जीने का प्रयास करते हैं, जो परंपरा से चीजें चली आ रही हैं उसमें बदलाव लाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करते हैं। चाहे हम मोबाइल आधुनिक चला लें, लेकिन सोच हमारी वही परंपरागत रहती है। तो टेलकार्ट पार्सन्स ने इसको बहुत पहले से समाजशास्त्र में कह दिया था कि आदमी परंपरागत समाजों की तुलना करने के लिए अ, श्रेणी बनानी चाहिए, उसको उन्नत किया जाना चाहिए, और यह जो है हर चीज में दिखाई दे। ये नहीं कि केवल समाज में दिखाई दे, व्यक्ति के व्यवहार में भी दिखाई दे, आधुनिकता दिखाई दे। तब उसको राजनीतिक विकास के रूप में हम उसको उसका सहयोग पाएंगे, समाज का सहयोग पाएंगे। ठीक है। तो ये भी है। उसके बाद राजनीतिक जो विकास राजनीतिक दृष्टिकोण है उसमें औद्योगिकरण वगैरह हो गया, या आर्थिक आधुनिकीकरण हो गया, या राजनीतिक लोकतंत्र हो गया, जो भी चीजें हैं वो चीजें हम उसमें देखने को पाते हैं। तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि किस प्रकार से हम अपने चीजों को हम बढ़ाने का प्रयास करते हैं, राजनीति के माध्यम से, अर्थ के माध्यम से, अर्थ मतलब इकोनॉमी, और समाज के माध्यम से, कि हम राजनीतिक विकास को आगे लेकर के जाएं। तो राजनीतिक विकास में जैसा कि मैंने कहा कि आमंड एंड कोलमैन लेखक हैं, आमंड एंड पावल या गैब्रियल आमंड हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज, 1960 में पुस्तक लिखी। उसमें कहा कि आर्थिक आधुनिकीकरण जो है क्या करता है, ये समाधान व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है, और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करता है जिसमें आधुनिक सोच विकसित हो। जब आधुनिकता आएगी, आधुनिकता का मतलब ये नहीं है कि अच्छे कपड़े पहन लेना, जीन्स पैंट पहन लेना, मोबाइल चलाना, लैपटॉप चलाना, या आधुनिकता है, या हवाई जहाज में उड़ना। आधुनिकता का मतलब वो नहीं है, वो तो पैसे का भौतिकवादी एक सुख है। आधुनिकता का मतलब यह है कि हम अपने विचारों में, अपने व्यवहार में कितना आधुनिक, हम क्या करते हैं। हम यदि हम बार बार किसी चीज को हम ये मान के चलते हैं कि यही सही है जो चला आ रहा सदियों से, तो इस प्रकार सती प्रथा भी चालू रहना चाहिए था अब तक, है कि नहीं। महिलाओं के प्रति जो शोषण होता है उसको भी चालू रहना चाहिए था, अब तक जारी रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आधुनिक कभी नहीं माना जा सकता, वो रीतियां खराब थी, उसको कुरीतियां कहते हैं, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से समाज में परिवर्तन हो, तभी राजनीतिक विकास जो है एक आधुनिक दृष्टिकोण को लेकर के आगे बढ़ेगा। तो कोलमैन और डेविड आमंड ने, गैब्रियल आमंड और कोलमैन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ द डेवलपिंग एरियाज में इस चीज को उन्होंने अच्छे तरीके से लिखा है। उसके बाद है बहुत और लोग भी हैं। डेविड अफ्टर ने द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन 1965 में एक पुस्तक में कहा है। इन सभी लोगों का यही है कि समाज जब परिवर्तन करता है या प्रगतिशील होता है या एक रेखा में आगे बढ़ता है तेजी से, तो ये होता है कि ये एक उन्नत चरण की ओर ले जाता है और समाज को हमेशा आगे दिशा प्रदान करता है। तो आधुनिकीकरण कोई खराब चीज नहीं है। सब लोग गाना सुनते हैं, सब लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो कौन आजकल जितने भी म्यूजिक संगीत बनते हैं सभी लोग जानते हैं कौन सा लोग तबला बना बना के गाना बना रहे हैं। मशीनें आ गई हैं, उसमें बटन सिस्टम है, उसमें फिट कर दो तो तबला जैसा बजाएगा, उसमें फिट कर दो तो सितार जैसा बजाएगा। सब चीज आधुनिक है। तो आधुनिक सब चीजें हैं, लेकिन हमारे जो व्यवहार कार्य प्रणाली है वो बिल्कुल पूरी तरीके से आधुनिक नहीं है। तो ये हो गया राजनीतिक विकास क्या होता है। उसके बाद हम उसको आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे पॉलिटिकल कल्चर क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति क्या होती है। तो राजनीतिक संस्कृति का मतलब हमारा जो कल्चर है, जो रहन सहन का तरीका है, हमारा जो मूल रूप से जो हमारे सोचने की क्षमता है या व्यवहार है, उसी को हम संस्कृत कल्चर से जोड़ करके राजनीतिक संस्कृति के रूप में देखते हैं। और राजनीतिक संस्कृति क्या है, राजनीतिक दर्शन का एक विशिष्ट रूप है जिसमें सरकारी नीतियां, राजनीतिक नीतियां, आर्थिक जीवन कैसे चलाया जाए या कैसे कार्य किया जाए, इससे संबंधित जो भी एक फेथ, विश्वास डेवलप होता है या मूल्य बनते हैं, वैल्यू जिसको कहते हैं, या इसके जो स्टैंडर्ड होते हैं, मानदंड होते हैं, और मान्यता जो होती है वह राजनीतिक संस्कृति में सम्मिलित होती है। ठीक है। तो राजनीतिक संस्कृति क्या होता है, राजनीतिक परिवर्तन के लिए एक रूपरेखा तैयार करती है और जो देश हैं उनके लिए आवश्यक है। तो
तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजनीतिक विकास के लिए एक समाजशास्त्रीय तरीके से राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन हमारे लिए जरूरी है। राजनीतिक संस्कृति होता क्या है? तो राजनीतिक संस्कृति एक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में है जो मनुष्य द्वारा ही निर्धारित होता है, मनुष्य के व्यवहार द्वारा निर्धारित होता है। तो इसके बारे में एक अवधारणा है कि ये माना जाता है कि राजनीतिक संस्कृति जो है किसी राष्ट्र की संस्कृति को दर्शाती है, ऐसा नहीं है। राष्ट्र में रहने वाले लोगों के व्यवहार को ही राजनीतिक संस्कृति दर्शाती है। जैसे स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में क्या है कि बहुत प्रकार के वहाँ पर जातीय समूह निर्जातीय, जिसको रेशियल ग्रुप कहते हैं। तो लेकिन वही चीज जो वहां पर है, लेकिन सब लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। स्विट्जरलैंड हमेशा बहुत विकसित देश है। वहीं उसके बगल में बोस्निया और लेबनान है, जहाँ पर भिन्नताएं ना भी होने से वहां पर हमेशा लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। अब यहाँ पे देखने की जरूरत है, स्विट्जरलैंड में तमाम तरह के रेशियल ग्रुप हैं, लेकिन वहां पर विकास है। और वहीं बोस्निया या लेबनान जो है उसके बगल में है, वहां पर एक ही जात के लोग हैं, एक ही तरह के लोग, सोचने वाले लोग हैं, लेकिन वहाँ विकास नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड के जो लोग हैं वो आपस में बहुत समझदारी से रहते हैं, अपने देश के बारे में सोचते हैं, और वहाँ एक दूसरे से कोई भेदभाव नहीं होगा। वहीं बोस्निया में एक ही जात धर्म के लोग रह रहे हैं, या लेबनान में, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे विविधताएं हैं, मानसिक रूप से वो एक नहीं है, वो एक जैसा नहीं सोचते हैं, इसीलिए वो देश हमेशा संघर्ष में ही जीते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज होता है कि राजनीतिक संस्कृति जो है वो किस प्रकार से किसी देश को आगे ले जाने के लिए मनुष्य या मानव व्यवहार को अपने में समाहित करती है। तो संस्कृति शब्द का प्रयोग सबसे पहले एडवर्ड बी टेलर ने किया था प्रिमिटिव कल्चर में 1871 में। प्रिमिटिव कल्चर मतलब कि जो आदिवासी समाज का कल्चर था। और तो एडवर्ड टेलर ने कहा कि संस्कृत शब्द क्या है, मानव क्षमता के संदर्भ में किया। एडवर्ड टेलर ने कहा कि मानव क्षमता जो है वही हम संस्कृत के रूप में मान सकते हैं। फिर धीरे धीरे जब संस्कृत का अध्ययन शुरू हुआ, राजनीतिक संस्कृत का, तो सबसे बाद में एक लेखक आए हैं लुसियन पाई, नाम सब लोग जान लो, लुसियन पाई। लुसियन पाई ने जो है राजनीतिक संस्कृत को कई तरीके से प्रभावित किया। उसी प्रकार सिडनी बर्बा, आमन गैब्रियल आमन सिडनी बर्बा ने भी कहा कि राजनीतिक संस्कृति क्या होता है, एक विशेष रूप से एक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, तथा इसके जो विभिन्न भाग हैं वो राजनीतिक झुकाव और दृष्टिकोण के तहत जो भूमिका बनाते हैं। राजनीतिक झुकाव और दृष्टिकोण कैसा होगा इसके बारे में भूमिका बनाते हैं। तो सिडनी बर्बा ने राजनीतिक संस्कृति को क्या बोला, कहा कि राजनीतिक संस्कृति संपर्क और राजनीतिक संस्थानों के स्वरूप के बारे में एक विश्वास प्रणाली के रूप में विकसित किया है, और वो विश्वास मौलिक होते हैं, इन्होंने कहा सिडनी बर्बा ने। तो उसने जो तत्व बताए, एक तत्व बताया, राष्ट्रीय पहचान की भावना होनी चाहिए, राजनीतिक जीवन में एक भागीदार के रूप में स्वयं के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, सभी साथी नागरिकों के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, सरकारी उत्पादन और प्रदर्शन के संबंध में दृष्टिकोण अपेक्षाएं होनी चाहिए, तथा निर्णय निर्माण की राजनीतिक प्रक्रिया में ज्ञान के प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए। ये सिडनी बर्बा ने 1965 में 1963 में चीज बातें कही। ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट लेने की जरूरत है, ये पूछ सकता है राजनीतिक संस्कृति क्या है। रॉबर्ट डहल भी इसी को बात को लेकर के चलते हैं, वो कहते हैं राजनीतिक संस्कृति के क्या तत्व हो सकते हैं, समस्या समाधान, सामूहिक कार्य, राजनीतिक व्यवस्था और अन्य लोगों के लिए उन्मुखीकरण। मतलब कि ये डहल ने 1970 के आसपास, मुझे लगता है 1971 में ये बात कही। तो 1971 में, और लुसियन पाई इससे रॉबर्ट डहल और आमंड सिडनी बर्बा के बीच में 1965 में ये बात कहते हैं कि लुसियन पाई, जिसका नाम मैंने लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। लुसियन पाई ने कहा कि राजनीतिक संस्कृत में ऐसे गुण शामिल होते हैं जिसमें व्यवहार भी होता है, भावनाएं मतलब इमोशन, विश्वास मतलब फेथ, और वैल्यू मूल्य सम्मिलित होते हैं, जो राजनीति की प्रकृति से संबंधित हैं और जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को बल प्रदान करते हैं। तो राजनीतिक संस्कृति क्या होती है? राजनीतिक संस्कृति वही है जो राजनीतिक व्यवहार होता है, वो किस प्रकार से देश को आगे ले जाने में सक्षम होता है, वही राजनीतिक संस्कृति होती है। जैसे हमारे देश की राजनीतिक संस्कृति क्या है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम लोग जीते तो हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृति ये है कि हम
बहुत कम जागरूकता है लोगों को अपने अधिकारों के प्रति। अपने अधिकार लोकतंत्र संविधान द्वारा सभी प्रकार के नागरिकों को अधिकार प्रदान है, लेकिन जागरूकता नहीं है कि हम कैसे अपने अधिकारों को लेकर के आगे बात रखें, या इंतजार करते हैं 5 साल तक कि सरकार जब 5 साल बाद बदलेगी तब हमको कुछ मिलेगा। तो इस प्रकार से जागरूकता नहीं है। तो जागरूकता नहीं, इसका मतलब हमारे देश की राजनीतिक संस्कृति में कहीं ना कहीं नागरिकों का ये जो योगदान है बिल्कुल शून्य है। तो राजनीतिक संस्कृति बढ़ाने के लिए या राजनीतिक व्यवहार को निर्धारित करने के लिए हमको सभी नागरिकों को जागरूक होना बहुत आवश्यक, एक तत्व के रूप में, आवश्यकता के रूप में देखा जा सकता है। तो इसने लुसियन पाई ने भी कहा कि राजनीतिक विश्वास होना चाहिए, मूल्य होना चाहिए, राजनीतिक प्रक्रिया होनी चाहिए, अभिविन्यास होना चाहिए, परंपरा और आधुनिकता के बीच में खाई को देखते हुए कौन सा अपनाना है इसकी बात होनी चाहिए। सामाजिक संरचना की दृष्टिकोण से हम कैसे राजनीतिक संस्कृति को बढ़ा सकते हैं, हमारा ज्योग्राफी कैसा है, हमारे यहाँ जात व्यवस्थाएं कैसी हैं और विचारधारा कैसी है, शासन का स्वरूप कैसा है। तो ये सब चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक संस्कृति को जो है दिखाई देती हैं। अब राजनीतिक संस्कृति को 2-3 तरीके में बांटा भी जाता है। सिडनी बर्मा ने राजनीतिक संस्कृति को बांटा है, एक संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति और एक प्रजा आधारित राजनीतिक संस्कृति, और तीसरा है प्रतिभागी राजनीतिक संस्कृति। प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेटरी। तो संकीर्ण क्या होता है? संकीर्ण का मतलब बहुत छोटे छोटे चीजों में आदमी उसकी विचारधारा सिमट जाती है, उसको संकीर्ण बोलते हैं। प्रजा राजनीतिक मतलब कि जो पीपुल हैं, जो लोग हैं, उनके उनके किस प्रकार से दृष्टिकोण होते हैं किसी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, उसके बारे में होता है। और प्रतिभागी मतलब पार्टिसिपेटरी, हम राजनीतिक संस्थाओं में कितना सहभागिता करते हैं। चुनाव होता है तो हमारे यहाँ वोटिंग परसेंटेज कभी भी 60-70% से ऊपर नहीं बढ़ता है, ये तो कम से कम 90-95 होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं सहभागिता भी बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार राजनीतिक संस्कृति जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक आधुनिकीकरण, तो ये सब एक ही चीज से जुड़ा हुआ है। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे उसमें जो टॉपिक है वो मुझे लगता है राजनीतिक समाजीकरण है, उसके बाद राजनीतिक आधुनिकीकरण है। तो राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है? समाजीकरण क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। समाजीकरण ये होता है कि हम कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे का काम करेंगे, उसको जो एक समाज का जो एक समाज के अंदर रहते हुए जो सीखने की प्रक्रिया है उसको समाजीकरण बोलते हैं। जैसे माना जाता है परिवार सबसे प्रथम पाठशाला होता है बच्चे का, छोटे बच्चे का राजनीतिक समाजीकरण का परिवार। उसी प्रकार स्कूल, उसी प्रकार संस्थाएं हो सकती हैं, उसी प्रकार ऑफिस हो सकता है, उसी प्रकार तमाम चीज हो सकते हैं। विद्यालय, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज सब राजनीतिक संस्कृति का रूप है जो राजनीतिक समाजीकरण को बढ़ावा देते हैं। समाजीकरण में हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि सीखता है बच्चा, खाना पीना, उठना बैठना, बोलना पढ़ना लिखना सब सीखता है, उसी को समाजीकरण कहते हैं। लेकिन राजनीतिक समाजीकरण क्या है? राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जो जानकारी प्राप्त करता है, तो राजनीतिक घटनाओं के बारे में जो उसकी जानकारी होती है उससे एक राजनीतिक समाजीकरण का निर्माण होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी, राजनीतिक प्रक्रिया की जानकारी, राजनीतिक घटना की जानकारी यदि हमें है तो इसका मतलब हम पॉलिटिकल सोशलाइज्ड हैं, पॉलिटिकली सोशलाइज्ड, मतलब राजनीतिक रूप से हमारा समाजीकरण हो चुका है। और इसी के माध्यम से हम कल्चर का भी पता लगा देते हैं कि कौन व्यक्ति का कल्चर कैसा है, उसका सोचने का ढंग। कल्चर का मतलब ये नहीं कि तमिलनाडु का कल्चर या उत्तर प्रदेश का कल्चर, का मतलब है कि राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर की बात हो रही है। तो इसमें जो प्रक्रियाएं होती हैं वो राजनीतिक मानदंड पर आधारित होती हैं। एक अभिवृत्ति होती है, एक ओरिएंटेशन होता है, अभिमुखीकरण जिसको बोलते हैं, और जो ये भी होता है कि राजनीति का ज्ञान किसको कितना है, राजनीति के प्रति उसके क्या विचार हैं, इसी सब चीज को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो सबसे बढ़िया परिभाषा डेविड ईस्टन का माना जाए। डेविड ईस्टन भी 1960 के ही दशक के राजनीति विज्ञानी है। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक समाजीकरण वह विकसित या विकासशील प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीतिक गतिविधि की ओर उन्मुख होता है, यानी कि उसके तरफ आकर्षित होता है और अपना व्यवहार बदलता है। डेविड ईस्टन का कहना है। तो डेविड ईस्टन की परिभाषा राजनीतिक समाजीकरण में बहुत बढ़िया है।
तो ये ध्यान देना चाहिए राजनीतिक समाजीकरण। अब राजनीतिक समाजीकरण के टूल भी हो सकते हैं, राजनीतिक समाजीकरण के क्या ऐसे चीज हैं जो हम उससे जुड़ सकते हैं। तो हमारे जैसे मैंने बताया कि यदि राजनीतिक समाजीकरण को रूप में देखना है तो सबसे पहले हमें महाविद्यालय, विद्यालय, डिग्री कॉलेज जो भी है, या यूनिवर्सिटी है, या कहीं पास पड़ोस है, या कहीं ऐसे लोगों का समूह है जिसमें हम जाते हैं, कुछ सीखते हैं, तो ये होता है। ये अनौपचारिक भी हो सकता है, औपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक का मतलब जिसको हम जानबूझ करके सुनते हैं, और अनौपचारिक वो होता है जो हम कहीं से भी सुन लें और हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर लें। तो ये राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो समाजीकरण ये हो गया, ये बहुत इजी है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। अब आएगा राजनीतिक, क्या है अगला टॉपिक, राजनीतिक आधुनिकीकरण। ठीक है, राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण मैंने बताया है कि जो राजनीतिक विकास है और किस प्रकार से हम राजनीतिक समाजीकरण या राजनीतिक जो संस्कृति है उसको कैसे बदलते हैं। तो आधुनिकीकरण वही है, विकास का ही एक प्रकृष्ट या बढ़िया रूप जो है, उत्कृष्ट रूप जो है, वो राजनीतिक आधुनिकीकरण का है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का है। हमारे देश का भी राजनीतिक विकास हुआ है, अमेरिका का भी हुआ है, ब्रिटेन का भी हुआ, फ्रांस का भी हुआ है। सभी देशों का जो है राजनीतिक विकास हुआ ही है। और उसमें आधुनिकीकरण मतलब कि जो सोचने समझने की क्षमता है वो कैसे तार्किक हो रही है, वैज्ञानिक हो रही है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि किस प्रकार से हम ये मान के चलें कि जो परंपरागत चीजें हैं जिससे राजनीतिक विकास में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, ऐसी परंपरागत चीजें जो राजनीतिक विकास में या आर्थिक विकास में या सामाजिक विकास में बाधा पैदा कर रही है, तो उसको हमको परिवर्तित कर लेना है और आगे बढ़ना है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो इसका बहुत स्पष्ट परिभाषा नहीं है, फिर भी ये माना जाता है कि जो कि अपना दृष्टिकोण होता है, जिसको अप्रोच बोलते हैं या उपागम भी बोलते हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है। और राजनीतिक संस्थानों जो अपना दृष्टिकोण जो परिवर्तित होता है वो राजनीतिक संस्थानों में भी दिखाई देता है। तो ये जो एक प्रकार की प्रणाली है जो पारंपरिक व्यवस्था से लेकर के आधुनिक प्रणाली बनने की प्रक्रिया होती है, उसी को राजनीतिक आधुनिकीकरण कहते हैं। जैसे हम अमेरिका या ब्रिटेन में देखें, जिसको हम पश्चिम के राष्ट्र मानते हैं, उसमें क्या होता है, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों में एक लंबी अवधि में जो परिवर्तन होता है, वह जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है वो एक स्टैंडर्ड परिवर्तन दिखाई देता है। उसी प्रकार हम दक्षिण, जैसे मैंने परसों वाले क्लास में बताया था कि हम उत्तर और दक्षिण में विभाजित रहते हैं, तो उसी प्रकार हम पश्चिम में देखें तो दिखाई देता है कि तार्किक वैज्ञानिक है और आगे बढ़ते हैं। और हमारे यहाँ दक्षिण में क्या दिखाई देता है, जो एशिया के खास तौर से रूस के नीचे वाले क्षेत्र, चीन के अगल बगल के क्षेत्र, भारत के पड़ोसी देश, अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश जो दक्षिण गोलार्ध में पड़ते हैं, उनमें क्या है कि उनमें गतिशीलता बहुत कम दिखाई देती है, शहरीकरण बहुत कम दिखाई देता है। शहरीकरण बिल्कुल नहीं है कि नहीं। दिल्ली और मुंबई और कलकत्ता और मद्रास को या चेन्नई को ही क्यों लोग शहर ना मान लें, या लखनऊ को माने, बनारस को मान लें, लेकिन बनारस या लखनऊ का ही उदाहरण ले लीजिए, लखनऊ पूरी तरीके से शहर तो है नहीं, दिल्ली भी पूरी तरीके से शहर नहीं, कहने के लिए बहुत बड़ा शहर है, लेकिन जो उसमें सुविधाएं हैं, आज भी दिल्ली लखनऊ में पानी बरसता है तो जाम लग जाता है। ये चीज नहीं दिखाई देगा। ये विदेश में जब किसी को जाने का मौका मिलेगा, खास तौर से जो अच्छे देश हैं, जैसे एशिया में जापान है, वहां कोई जाके देखे, या यूरोप में ब्रिटेन है, फ्रांस है, वहां कोई जाके देखे, या अमेरिका के बहुत सारे राज्य में, तो ये चीज नहीं। अब कोई कहेगा इसमें से, हो सकता है कोई कहे हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा, उनके यहाँ जनसंख्या कम है इसलिए सब बना लेते हैं, पैसा उनके यहाँ बढ़िया से खर्च होता है, ऐसा कुछ नहीं है। चीन में भी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन चीन ने भी बहुत ज्यादा शहरीकरण, साक्षरता और सामाजिक गतिशीलता पे जोर दिया है। चीन बहुत आगे जा रहा है हमसे, तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, जो राजनीतिक प्रणाली है उसको पूरी तरीके से आधुनिक लोकतंत्र में बदला जाए, मतलब कि मॉडर्न डेमोक्रेसी। मॉडर्न डेमोक्रेसी का मतलब है सभी व्यक्ति, चाहे अमीर हो गरीब हो, उसको पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको अपने अधिकार पता होना चाहिए, उसको अपने वैल्यू पता होनी चाहिए, उसके अपने वोट की ताकत, मतलब कि जो इलेक्शन के दौरान जो उसको मत देना है या वोट देना, उसकी ताकत पहचाननी चाहिए कि हम कैसे क्या करें। ठीक है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो ये इसमें जो आधुनिकीकरण है ये भी 1960 के ही दशक का हिस्सा है तुलनात्मक राजनीति में, क्योंकि व्यवहारवाद सबसे इसमें प्रमुख है।
और उस व्यवहारवाद के चलते जो प्रक्रियाओं का शुरुआत हुआ, उसी में राजनीतिक विकास, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण तथा राजनीतिक आधुनिकीकरण का संकल्पना जो है विकसित हुआ है। तो इसी के बारे में कहा जाए, यदि राजनीतिक जो आधुनिकीकरण है यह भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, अच्छी है, तो वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने लगते हैं, रोजगार पाते हैं, रोजगार के अवसर होते हैं। यदि रोजगार के अवसर मिलेंगे तो देश के लिए काम करेगा, और देश के लिए काम करने के साथ साथ वो अपना भी जीवन यापन अच्छे से कर सकता है। और वो फालतू चीजों में, मतलब जो चीजें उसके लिए ठीक नहीं है, उसको कभी सोचने का मौका नहीं मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखो सब लोग कि यदि बिजी रहोगे हमेशा पढ़ाई लिखाई या किसी काम में, तो मुझे नहीं लगता है फालतू चीज किसी को सोचने का टाइम मिलेगा। ना किसी से झगड़ा कर पाओगे, ना किसी की आलोचना कर पाओगे, ना किसी की जो है देखोगे, तुलना करोगे। अपने काम में मस्त आदमी हमेशा अपने काम में सुखी रहेगा। तो ये चीज आर्थिक तरक्की के तौर पे देखा जा सकता है, जो विदेशों में है, पश्चिमी देशों में है, वहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा है। जापान वगैरह में है जिसमें 90% लोगों को रोजगार मिलता है, केवल 7-8% ही बेरोजगार वहां घूमते हैं। उसी प्रकार अमेरिका में भी बहुत ज्यादा प्रतिशत है, 70% वहां भी है। जापान में 90 हो गया, अमेरिका में 70 हो गया। हमारे देश में मात्र 1 अरब 40 करोड़ में मात्र 10 करोड़ ऐसे होंगे जो गैर सरकारी सरकारी कृषक के रूप में काम कर रहे होंगे। बाकी सोच लो, अब बाकी 1 अरब 20-30 करोड़ लोग खाली बैठ के खाने वाले हैं। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा देश क्या कर रहा है, और हमारा देश के प्रति क्या योगदान होना चाहिए। तो ये भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो आधुनिकीकरण जो है बौद्धिक हो सकता है, बौद्धिक मतलब बुद्धि के हिसाब से आधुनिक हुआ जाए, इकोनॉमी के हिसाब से, और अपने आप में राजनीतिक जो गतिविधियां हैं उसमें किस प्रकार से हम आधुनिक हों। तो ये होना चाहिए। हम लोग क्या किसमें लिपटे हुए हैं आधुनिकीकरण में? आधुनिकीकरण में एक हम लोग एक जब हम लोग तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे थे एमए में, 2001 की बात है, तो उसमें हमारे प्रोफेसर ने बताया कि किस प्रकार से हम जो आधुनिक नहीं हो पा रहे हैं। इसमें सबसे पहला कारण ये है कि हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो ज्यादा से ज्यादा परंपरागत होता है। परंपरागत चीजों में हम जब फंसे रहते हैं तो हम आधुनिकता नहीं सोच पाते हैं, और वह आधुनिकता कहीं ना कहीं हमको पीछे ले जाने पे मजबूर करती है। वह आधुनिकता जो हम नहीं प्राप्त करते हैं परंपरागत जो बाधा के रूप में होती है, तो आधुनिकता जो है हमको आधुनिक चीजों को पाने से बहुत पीछे ले जाती है। तो उसमें एक कारण ये भी समझ में आया कि एक धर्मनिरपेक्षीकरण है। यदि हम सभी लोग धर्मनिरपेक्ष हो जाएं, सबको सब धर्म का आदर हो, और कोई किसी धर्म को गाली ना दे, सबका सम्मान करे, कोई ये ना कहे मेरा धर्म श्रेष्ठ है या उसका धर्म नीचे है, तो इससे क्या होता है, ये एक आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने का एक रूप हो सकता है। आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने का रूप हो सकता है। कोई इसमें बात ना करे क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव भी चल रहा है। तो आधुनिकीकरण देखने का रूप हो सकता है धर्मनिरपेक्षता है। मैक्स वेबर ने कहा था, जर्मन समाजशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि सामाजिक क्रिया पर आधारित आधुनिकीकरण सिद्धांत विकसित हो, जो सामाजिक क्रिया पर आधारित हो। आधुनिकीकरण जो हो सामाजिक क्रिया पर आधारित हो। सामाजिक क्रिया को निर्धारित करने की या जो भावनाएं उसकी बनाई जाती हैं, वो उन्होंने कहा कि तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा अधिक तर्कसंगत का समर्थन किसने किया? मैक्स वेबर ने किया। तकनीकी मतलब टेक्निक मतलब कि जो उद्योग धंधे हैं, जो आधुनिक तकनीक द्वारा जो सामान उत्पादन हो रहा है, उससे जो विकसित विकास हो रहा है समाज का, और वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा जो विकसित हो रहा है उस पर ध्यान दिया जाए, और राज्यों को ज्यादा से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष करने की जरूरत है। अब यही सोचो कि आज के समय में भारत धर्मनिरपेक्ष है कि किसी धर्म को बढ़ावा दे रहा है। तो बौद्धिक बहस चर्चा हम लोगों का, पॉलिटिकल साइंस हम लोगों का चर्चा का एक विषय हो सकता है कि आज देश हमारा क्या कर रहा है, और हमें संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता है उस पर लिखा होने के कारण हम उस पर कैसे सोचते हैं, सोचने का विषय हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का अनादर करना है किसी को, लेकिन ये भी सोचना है कि क्या हम धर्म को लेकर के, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हो, बौद्ध को लेकर के हम भारत को रखेंगे, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो उसके बाद ये हो गया धर्मनिरपेक्षीकरण होना चाहिए, वो भी आधुनिकता को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक जो होनी चाहिए हमारे रहन सहन का तरीका, वो आधुनिक होना चाहिए। आधुनिक का मतलब ये नहीं कि हम साड़ी
की जगह पे जीन्स पैंट पहनाना शुरू कर दें, या कुर्ता पैजामा या कुर्ता धोती, जो भी हमारे देश का एक पहनावा है, उसकी जगह पे हम जीन्स, ऐसा कुछ नहीं है। सोचने का ढंग है। एक महिला जो पढ़ी लिखी है, यदि उस वैज्ञानिक हिसाब से सोचती है, तो वो साड़ी भी पहन करके उस हिसाब से सोच सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसके विचारों में कोई परिवर्तन आएगा। तो हमको परंपरागत चीजों को यदि हम लेते भी हैं, तो उसको हमको लेकर के आगे भी चलने की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान देना है और हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। तो राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक विकास आधुनिकता से जुड़ा हुआ है। हमको परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ना है। 20वीं शताब्दी में जितने भी विचारधाराएं आई, उनका सबका उद्देश्य यही था। चाहे कार्ल ड्यूस हो, चाहे टेलकार्ट पार्सन्स हो, सबने सामाजिक जो वृद्धि की कामना की, सामाजिक विकास की कामना की, वो आधुनिक था। और लिप्सेट एक थे जिनका नाम यसीएम लिप्सेट था। सिमोर मार्टिन लिप्सेट ने 1959 में ही कहा था कि आधुनिकीकरण से लोकतंत्र का उदय होगा। जो आधुनिकीकरण होगा उससे लोकतंत्र का उदय होगा और विकासशील विश्व में क्या होगा, विश्व एक होगा। अब ये सोचने की जरूरत है। लिप्सेट ने 1959 में कहा कि हम यदि आधुनिक बनेंगे तो लोकतंत्र भी हमारा अच्छा मजबूत होगा। लेकिन हम आधुनिक नहीं, आज भी हम छोटे छोटे चीजों पर, परंपरागत चीजों पर टिके हुए हैं, जिसको हमको ले करके भी जाएं, लेकिन कम से कम अपने जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं, उसको वैज्ञानिक रखें। तो इसको भी देखने की जरूरत है। तो ये हो गया आधुनिकीकरण। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग अंतिम यूनिट जो है उसमें है पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप। तो पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप क्या होता है? राजनीतिक दल होता क्या है? राजनीतिक दल जो होता है जिसके माध्यम से लोग संगठित होते हैं और उस संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ते हैं और अपनी सरकार बनाने का दावा करते हैं, इसको राजनीतिक दल कहते हैं। तो जिनके विचार एक जैसे मिलते हैं। तो राजनीतिक दल 4 प्रकार के हैं अभी वर्तमान में। एक प्रतिक्रियावादी दल, जो पुराने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों से चिपके रहते हैं। रूढ़वादी पार्टियां, जो चाहती हैं कि बस परंपरागत चीजें ही चलें। बहुत ध्यान देना इस पे। 4 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। प्रतिक्रियावादी, जो कहते हैं कि चीजें बदली जाए। रूढ़वादी पार्टियां, जो कहती हैं जैसा है वैसा ही चलने दिया जाए, हम लोग वैज्ञानिक सोच विकसित करने की जरूरत नहीं है। उदारवादी दल होते हैं जो स्थितियों में सुधार करते हैं, तथा ऐसे दल होते हैं जो कट्टरपंथी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। और उसके बाद इसका राजनीतिक दल आया कहाँ से? राजनीतिक दल जब बना तो विचारधाराओं के आधार पर बना। और भारत में भी राजनीतिक दल का सबसे पहले निर्माण देखा जाता है तो कांग्रेस का निर्माण होता है 1885 में। बीजेपी का निर्माण तो 1980 में हुआ है। कांग्रेस का निर्माण 1885 में है। उसके बीच बहुत सारे राजनीतिक दल बने। बहुजन समाज पार्टी का निर्माण 84-86 में होता है। समाजवादी पार्टी का भी निर्माण उसी के बाद का है। इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण 1925 का है। तो इस प्रकार से बहुत सारे दल हमारे देश में हैं। और बहुत सारे दल, या तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो इसी राजनीतिक दलों में हम अमेरिका में लेंगे। तो अमेरिका में 2 प्रकार के दल हैं, उदारवादी और उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत, जो ब्रिटेन से मिलता जुलता कंजर्वेटिव लिबरल है। ब्रिटेन का ही कंजर्वेटिव और लिबरल जो है, उसी के आधार पर, चूंकि ब्रिटेन का उपनिवेश रहा, तो उन्होंने भी अपना एक रिपब्लिकन और डेमोक्रेट बनाया। 2 प्रकार के दल अमेरिका में दिखाई देते हैं। द्विदलीय व्यवस्था मान सकते हैं। ब्रिटेन में लिबरल कंजर्वेटिव 2 प्रकार के दल हैं। भारत में भी एक समय था, बीच में लगा कि भारत में कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 2 प्रकार के राजनीतिक दल हैं। लेकिन भारत में अनेक क्षेत्रीय दल हैं जो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो राजनीतिक दल करते क्या है? चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाते हैं और जनता के बीच में जाकर के सरकार की योजनाओं का प्रचार करते हैं और जनता का समर्थन लेते हैं। तो ये राजनीतिक दल होते हैं। इसके लाभ ये हैं राजनीतिक दलों के कि कोई एक संगठन चाहिए जो सरकार बनाए, तो जनता उससे जुड़ती है, उसको वोट देती है। तो इसी को राजनीतिक दल कहते हैं। अब राजनीतिक दल के अलावा दबाव समूह क्या होता है? दबाव समूह क्या होता है कि लोग इकट्ठे होते हैं, उनका अपना हित समान होता है, लेकिन वो सरकार नहीं बनाते हैं, केवल दबाव बनाने का काम करते हैं, प्रेशर ग्रुप में काम करते हैं। और वो, उनका मकसद बिल्कुल सत्ता हासिल नहीं करना होता है,
बल्कि अपने कार्यों नीतियों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाते हैं। फिर यही राजनीतिक दल के रूप में भी विकसित हो सकते हैं दबाव समूह, लेकिन दबाव समूह कभी चुनाव नहीं लड़ते, ध्यान देना है। और इनका लक्ष्य कभी भी सत्ता हासिल करना नहीं होता है, और ये मान्यता प्राप्त गठबंधन नहीं होते हैं। दबाव समूह कई प्रकार के होते हैं, जैसे महिला मंडली, ये भी दबाव समूह हो सकता है, या अखिल भारतीय किसान संघ, अखिल भारतीय किसान मोर्चा, ये सब दबाव समूह है जो सरकार नहीं बनाते हैं लेकिन सरकार पर दबाव डालते हैं। मजदूर संघ हो गया, ठीक है, एंटक, AITC, ये सब तमाम ऐसे हैं जो संघ के रूप में काम करते हैं, जो राजनीतिक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। तो ये राजनीतिक विचारधारा को पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और केवल उन मुद्दों में रुचि रखते हैं जिनसे उनके सदस्यों का हित जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये राजनीतिक दल के पीछे होते हैं, मतलब राजनीतिक दल से नीचे होते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते, ना राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को दर्शाते हैं, लेकिन बाद में बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया है कि भारतीय किसान सभा और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब क्या है, ये सब प्रेशर ग्रुप है, भारत के राजनीतिक जो है दबाव समूह है जो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से ये राजनीतिक दल और दबाव समूह भी हमारा क्लियर हो गया, हमने समझा दिया, लगभग समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार अब बात करते हैं राजनीतिक जो दल हैं या प्रेशर ग्रुप हैं, यदि चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव की क्या व्यवस्था होगी, चुनाव की क्या व्यवस्था होगी, इस पर भी हमको ध्यान देना है। चुनाव होता क्या है, चुनाव के माध्यम से हम सरकार चुनते हैं। चुनाव प्रणाली क्या होती है, प्रणाली अलग अलग हो सकती है, हर देश में अलग चुनाव प्रणाली होती है। भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चुनाव की प्रक्रिया, संसद के चुनाव की प्रक्रिया अलग है, तो अमेरिका में उससे भी भिन्न है। इसी प्रकार ब्रिटेन में भी देखने को मिलता है, जापान में भी तमाम प्रकार के क्षेत्र के हिसाब से चुनाव की प्रक्रियाएं हैं। तो चुनाव की जो प्रक्रिया होती है उसका मेन मकसद है चुनाव के माध्यम से सरकार का निर्माण, मतलब जनता को यह अवसर प्राप्त हो कि अपने मनपसंद का जो भी सरकार है उसको वो बनाने में योगदान करे जनता, और जिस भी बहुमत दल को जो ज्यादा सीटें आए, जिसका बहुमत हो, वो सरकार का दावा बनाने का पेश करे। ये हर जगह होता है, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे भारत हो, जापान हो, चीन हो, नेपाल हो, ठीक है, ये हर जगह दिखाई देता है। तो चुनाव, लेकिन चुनाव कई प्रकार के हो सकते हैं, प्रतिनिधित्व के आधार पर, रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चुनाव कई प्रकार के होते हैं। जैसे बहुसंख्यक प्रणाली, जिसको प्लूरल सिस्टम बोलते हैं, प्लूरल, PLURAL, बहुसंख्यक प्रणाली होता है। इसमें एक सिस्टम होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, मतलब कि जो एकल जो सदस्य बहुलता है, जिसको SMP बोलते हैं, उससे जो अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो होता है वह इसमें फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में आता है। यह कहाँ दिखाई देता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली जो है UK में होता है, यूनाइटेड किंगडम जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, और अमेरिका में US, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा में, भारत में, और मतलब जो ज्यादा वोट पाया वो जीत गया। तो ये चीजें दिखाई देती है, ये डायरेक्ट इलेक्शन में दिखाई देता है। लेकिन हम जब राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं तो उसमें वो चीज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली चीज दिखती है। और एक होता है द्वितीय मत प्रणाली, सेकेंडरी बैलेट होता है, जिसमें जो उसमें जो कमी होती है, जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट वाली प्रणाली है उसमें जो कमी होती है उसको दूर करने का सेकेंड बैलेट जो है अपनाया जाता है। तो इसमें सेकेंड बैलेट बहुत कम देशों में है, या लगभग लगभग बहुत सब लोग ज्यादातर उसी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पे जाते हैं। तो इसमें एक वैकल्पिक मत देने की प्रक्रिया होती है कि हम किसको, किसका विकल्प बना करके किसको वोट दें, और एक कंसोर्टेड जो वोट प्रणाली होती है, जिसमें फ्रांस का कोई एक गणतज्ञ था, उनने कोंडोरसेट नाम से एक जो है एक विधि बनाई। इसमें मतलब कि थोड़ी जटिलता होती है, इसमें जो प्लूरल सिस्टम है या जो बहुलवादी जो वोट देने की प्रक्रिया है, बहुल प्रणाली, उससे बिल्कुल भिन्न होता है। और सबसे मेन है, सिलेबस में है, जो हम लोगों को ध्यान देना है, जो एग्जाम में पूछ सकता है, वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। इसमें क्या है, अनुपात के हिसाब से हम किस प्रकार से किसी को जिताते हैं या उसका मतलब जीत करके वो पद प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य चुनाव परिणाम में अनुपातता स्थापित करना है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो
क्या होगा, एक सिस्टम के आधार पे होगा। सिस्टम जो उसका होगा वो, जो सिस्टम होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, मतलब प्रोपोर्शन के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से उसको वो मत मिलेगा और वो जीतेगा। तो सभी विधियों के लिए जो इसमें सिद्धांत ये है कि जीत के लिए जो प्राप्त किए गए मतों के हिस्सों की के साथ जीते हुए सीट के हिस्सों का मिलान करने का प्रयास करता है। जो मत होता है और जो सीट है उसके बीच में हिस्से का मिलान करने का प्रयास करता है। और जो लेजिस्लेटिव सीट होती है उसका जो चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों द्वारा, जो पार्टी के उम्मीदवार होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, उनके द्वारा प्राप्त मतों के सीधे अनुपात में साझा किया जाता है। सीधे अनुपात में, प्रोपोर्शन में मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, साझा किया जाता है। जैसे कि मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली, एमएमपी जिसको बोलते हैं, अतिरिक्त सदस्य प्रणाली, ये एमएस, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली एसटीबी, और पार्टी सूची प्रणाली, संचयी वोट प्रणाली, स्लेट प्रणाली। सब लोग लिख लो इसको। अनुपातिक प्रणाली का मैंने बताया है, एक मिश्रित सदस्य अनुपातिक प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली जिसमें हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, पार्टी सूची प्रणाली, पार्टी लिस्ट, और एक संचयी वोट प्रणाली और स्लेट प्रणाली जो है ये होता है। इसमें वोटिंग प्रणाली होती है। इसको हम जो है आज ग्रुप में डाल देंगे, सब लोग इसमें पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या ऐसे होता है। तो तुलना यदि की जाए तो हम तुलना करेंगे, भारत का तुलना हम कर सकते हैं तुलनात्मक रूप से। जैसे कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला, तो वहीं इसी संदर्भ में हम दूसरे, उसी समय यदि कोई चुनाव हुआ किसी देश में, उसका तुलना हम कर सकते हैं। हम न्यूजीलैंड का तुलना कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम का तुलना तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तमाम देशों की तुलनात्मक के लिए हमारे पास पर्याप्त इंटरनेट पे स्रोत मटेरियल उपलब्ध है, जिसके माध्यम से हम इसको चुनाव की प्रणाली को तुलना कर सकते हैं। तो ये हो गया चुनाव। अब इसमें कुछ बचा नहीं है। और एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वोटिंग। डायरेक्ट वोटिंग वो होता है जिसमें हम सीधे जाकर के प्रत्यक्ष मतदान करते हैं। इनडायरेक्ट है कि हमारे मतदान के जीते हुए सदस्य दूसरे देश, दूसरे किसी निर्वाचित सदस्य को निर्वाचन करना, उसको जो वोट देंगे उसको इनडायरेक्ट वोटिंग कहते हैं। और डायरेक्ट वोटिंग हमारे यहाँ होता है, वही स्विट्जरलैंड में भी जनमत के माध्यम से होता है। तो ये भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हम आज ये सिलेबस खत्म कर दिए हैं। अब जो अगला जो विषय है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ये कल हम लोग चलाएंगे। बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि सब लोग जानते ही हैं। तो इसको मात्र हम लोग कल कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में इसको समाप्त कर लें। ठीक है, 6:30 बजे तक कल इसको हम लोग समाप्त कर लेंगे। आप 1.5 घंटे से चला। अब इसमें ये है कि कल ये समाप्त होने के बाद सब लोग अपना अपना पढ़ाई लिखाई बढ़िया से करेंगे, एग्जाम आने वाला है, और रिसर्च प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे। अब इसमें ये पूछना है हमको कि इसमें कौन से ऐसे लोग हैं जिसमें आज कोई प्रश्न करना चाहते हैं तुलनात्मक राजनीति में जो समझ में नहीं आया, तो हमको बताएं। कोई है जिसको समझ में नहीं आया? मैंने पूरा कोशिश किया है कि लगभग लोग सारे टॉपिक संक्षेप में और अच्छे तरीके से कोशिश किया, जो मेरा प्रयास है उसको, मतलब अब किसी को नहीं समझ में आया हो तो तुलनात्मक राजनीति पुस्तक पीडीएफ में है, हम उसको ग्रुप में डाल देंगे। किसी को पूछना हो पूछे, नहीं तो इसको समाप्त किया जाए। सर हाँ, सर ये जो प्रणालियां बताए हैं 4 ठो, उसको फिर से बता दीजिए सर, नहीं लिख पाए अच्छे से। चुनाव प्रणाली। हाँ सर। चुनाव प्रणाली में, अच्छा हाँ, चुनाव प्रणाली जो मैंने बताया प्रतिनिधित्व के ना, प्रतिनिधित्व के हाँ सर। एक एक तुम लिख लो, फर्स्ट पास द पोस्ट, ये उसमें आएगा। फर्स्ट पास द पोस्ट आएगा उसमें, जो प्लूरल में है। और अनुपातिक में लिख लो स्लेट प्रणाली, एकल संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है, जी सर। स्लेट स्लेट स्लेट, हाँ सर। हाँ सर। एकल संक्रमणीय। हाँ सर। और इसमें एकल संक्रमणीय में एक मैंने नहीं बताया था, हेयर सिस्टम होता है, कोटा वोट्स। ये भी लिख लो, निश्चित मत संख्या प्रणाली, निश्चित मत संख्या। और उसके बाद सूची प्रणाली, सूची प्रणाली लिखो। हो गया? हाँ। हाँ सर। हाँ, तो बस इतना है, इससे ज्यादा कुछ बहुत कंफ्यूजन वाला है, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगी। इसके लिए हम उसको ग्रुप में भेज देंगे। तो ठीक है, ये इतना ध्यान रखना है। और किसी को कुछ पूछना है?
सर ये जो लिंक भेजे हैं राजनीतिक विज्ञान ऑनलाइन स्रोत वाला, उसका क्या हुआ सर? राजनीति विज्ञान ऑनलाइन शोध का मैंने क्या लिंक भेजा है? सर भेजे अपने विषय टीचर का नाम सर्च करके पढ़ने के लिए अच्छा, वो मटेरियल डाउनलोड। मटेरियल उपलब्ध है, जैसे कि मेरा नाम महेंद्र प्रकाश करके उस पर डालोगे, उसमें जी लिंक सर। जो खुलेगा तो सर्च वाले में डालोगे, तो मैंने जो लिख करके पीडीएफ बना के या पीपीटी बना के डाला है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित, उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको पढ़ सकते हो। इसलिए जी सर, थैंक यू सर। वो कर सकते हो, और बाकी पढ़ाई लिखाई अपना करते रहो। और कोई प्रश्न पूछना है, नहीं तो समाप्त किया जाए, 1.5 घंटा होने वाला है। किसी को और पूछना है? ठीक है, किसी को कोई नहीं पूछना है तो कल हम लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जल्दी जल्दी इसको समाप्त करने का प्रयास करेंगे। और ये भी देख लिया करो कि कभी जो है हम लोग जो पढ़ते हैं या उसको देखते हैं उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। और जो हम बताते हैं हम तो केवल रास्ता बता सकते हैं, पढ़ना लिखना तुम लोगों को है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना और अपना अपना पढ़ाई करते रहो। ठीक है, बाकी कल का लिंक अभी हम थोड़ी देर में डाल देंगे। ठीक, चलो जी सर। समाप्त किया जी। जाता है।